Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about India's health sector. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to health segment. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हाल फिलहाल में बीते हुए 7 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO। इस साल का थीम था माई हेल्थ माई राइट्स। बेसिकली द थीम एम्ड एट प्रमोटिंग इक्विटी with respect to health. Equity in health sector means every person should have equal opportunity to have good health standards. चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबका सेहत का एक अच्छे सेहत का सबको अधिकार है। और उसके लिए अगर उनको कुछ हेल्थ सर्विसेज चाहिए तो दोज हेल्थ सर्विसेज शुड बी अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। जैसे राइट टू एजुकेशन है बेसिकली हमारे देश के अंदर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बेसिकली अगर हेल्थ इक्विटी हमें गारंटी करना है तो वील हैव टू ब्रिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ राइट टू हेल्थ एज वेल, वेयर एवरी इंडिविजुअल शुड हैव एन फेयर अपॉर्चुनिटी टू हैव गुड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। तो ये था थीम माई हेल्थ माई राइट, विच बेसिकली एम्ड एट प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी वर्ल्ड वाइड। अगर हेल्थ इक्विटी को प्रमोट करना है, यानी कि अमीर या गरीब सबके लिए बेसिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को अगर अवेलेबल कराना है, तो सरकार को अपने खुद के एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज बढ़ाने होंगे, तब जाकर के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज विल डिक्लाइन। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू जज कि किसी भी देश के अंदर हेल्थ इक्विटी कितनी है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज होता है कि एक इंसान को अगर किसी भी बीमारी के लिए इलाज कराना है तो उसको अपने जेब से कितना पैसा लगाना होता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के अलावा दो और एक्सपेंडिचर होते हैं ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में। एक होता है सरकार द्वारा, जहाँ पे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है, तो वो एक एक्सपेंडिचर हो जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज, GSH। और तीसरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के थ्रू भी कुछ हेल्थ सेक्टर के खर्चों को कवर किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ये लोग जैसे तैसे अगर मेहनत करके पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ भी गए। आप देखिए, वैसे थोड़ा पुराना डेटा है बट सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 की एक कमेटी है, इसके हिसाब से रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन है 27 रुपए प्रतिदिन। यानी कि इतना रुपए अगर एक इंसान कंज्यूम करता है मोर और लेस, अगर इनकम है उसकी, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अदरवाइज नीचे है। तो सोचिए कितना कम अमाउंट है ये। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कर भी लें तो आज की डेट में 70-80 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, तो 80 रुपए मान लीजिए आज की डेट में। अभी उससे कम वाले लोगों की संख्या भी 20-22% है हमारे देश में। हमने कुछ दिनों पहले भी देखा कि वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 23 करोड़ लोग जो हैं अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। UNDP का डेटा था, राइट। तो मुद्दा ये है कि देश के अंदर गरीबी ज्यादा है, और वो गरीबी बने रहने के पीछे एक बड़ा कारण है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज। ये गरीब लोग जैसे तैसे अगर कुछ पैसा सेव कर भी लेते हैं, तब भी अगर उनके परिवार में किसी को अगर मेजर हेल्थ इश्यूज हो गए तो उनका इंश्योरेंस होता नहीं है। और चूंकि गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज अभी भी उतने अप्रोप्रिएट नहीं है, इस कारण से हेल्थ के ऊपर इनका काफी ज्यादा खर्च होता है एंड दे अगेन कम बैक और बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देश के अंदर गरीबी बने रहने के पीछे, ये गरीबी का विसियस साइकिल जो बना हुआ है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि हेल्थ इक्विटी नहीं है, यानी कि हेल्थ की बेसिक सर्विसेज सारे लोगों को अवेलेबल नहीं है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि अगर हेल्थ रिलेटेड कोई जरूरत पड़ती है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारे देश में ज्यादा करना पड़ता है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि मेनली 3 फॉर्म में होते हैं। एक तो इंसान को खुद अपनी जेब से लगाना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल फ्री चेकअप्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिसिन। और तीसरा होता है एक्सपेंसेस कवर्ड बाय इंश्योरेंस। हमारे देश के अंदर अभी भी ये दोनों जो सेकंड और थर्ड कंपोनेंट है हेल्थ एक्सपेंडिचर का, वो अभी भी लो है।
and out of pocket expenditure is quite high. यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं. This data was presented by Economic Survey in 2023. तो जैसे ही आप कोई डेटा कोट करें, अगर आप उसका सोर्स भी मेंशन कर पाए तो हमेशा ही वो आपके आंसर को बेहतर बनाता है. तो ये डेटा है अबाउट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. हमारे देश के अंदर अभी भी 48% जो एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ के ऊपर, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है. जबकि सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल वगैरह में जो खर्चे होते हैं हेल्थ के ऊपर ओवरऑल, वो 40% के आसपास है. तो दोनों को मिलाकर के हो गया 88%. बचा हुआ 12% जो है वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर होता है. तो मुद्दा यह है कि अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज क्वाइट हाई. वैसे इट हैज रिड्यूस्ड एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023. द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 64% इन 2013-14 to 48% in 2018-19, yet it is quite high. तो अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को हमें फर्दर डिक्लाइन कराना है तो सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने होंगे. इसके लिए सरकार ने अपने लिए टारगेट रखा है. बजट 2023-24 में, इस साल वाला तो बजट अभी तक इंटरिम बजट आया है, फुल स्केल बजट इलेक्शन के बाद आएगा. बट अगर हम पिछले साल का बजट देखें तो उसके हिसाब से सरकार ने ओवरऑल जीडीपी का 2.1% खर्च किया है हेल्थ सेक्टर के ऊपर. Government health expenditure was 2.1% of the GDP. The target is to take it up to 2.5% of the GDP by 2025 as per National Health Policy. तो National Health Policy 2017 में लाई गई थी भारत सरकार द्वारा. इसके हिसाब से टारगेट रखा गया है कि हमें हेल्थ के ऊपर ओवरऑल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 2.5% ऑफ द जीडीपी करना है बाय 2025. तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर इन इंडिया. ये जो डिस्कशन मैं भी कर रहा हूँ इसकी मदद से हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर सकते. इंपॉर्टेंट डेटा मैं दे दूंगा और कुछ कंसर्न्स में डिस्कस कर दूंगा. और डेटा देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर इन इंडिया. अगर हेल्थ सेक्टर में जो सरकार खर्च करती है, ओवरऑल जो खर्च होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, आप देखेंगे सरकार का ओवरऑल जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है दैट इज 2.1% ऑफ द जीडीपी. अगर उसका ब्रेकअप देखें तो द सिग्निफिकेंट अमाउंट इज स्पेंट ऑन प्राइमरी केयर. देखिए हेल्थ सेक्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है: प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शियरी हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर इज बेसिकली फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन, जैसे कि इम्यूनाइजेशन पे फोकस करेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी पे फोकस करेगा. और सेकेंडरी हेल्थ केयर में आपको थोड़े बहुत छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, बुखार हो गया, ये सब. तो इसके लिए बनाए जाते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, पीएचसी. और जो सबसे ज्यादा जिसमें इंटरवेंशन की जरूरत होती है वो होता है टर्सरी हेल्थ केयर. टर्सरी हेल्थ केयर बेसिकली प्रोवाइडेड एट हॉस्पिटल्स, जहाँ पे फिर बड़ी बीमारियों के इलाज होते हैं. तो मुद्दा यह है कि हमारी सरकार ज्यादातर खर्चा कर रही है प्राइमरी हेल्थ केयर, और लोगों के जेब से ज्यादा खर्च होता है इन टर्शियरी हेल्थ सर्विसेज. अगर हम हॉस्पिटल में हमें जाना होता है तब जाकर के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है. तो सरकार के डेट के टारगेट्स हैं 2.5% ऑफ द जीडीपी हमें स्पेंड करना है बाय 2025. और हमारा गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तभी जाकर के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो अभी भी हाई है 48% वो कम होगा. साथ ही साथ सरकार को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अलावा सेकेंडरी और टर्शियरी पे भी फोकस करें. अभी प्राइमरीली फोकस है प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर, इम्यूनाइजेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी के ऊपर. उसके अलावा एक और डेटा देख लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन हेल्थ सेक्टर. देयर इज पॉसिटी ऑफ डॉक्टर्स. एज पर WHO देयर इज 0.8 डॉक्टर पर 1,000 पीपल इन द कंट्री. यानी कि आप कह सकते हैं 8 डॉक्टर हैं पर 10,000 लोगों के ऊपर. अगर पर 1,000 की बात करें तो 0.8 डॉक्टर पर 1,000 पीपल, विच इज लेसर एज कंपेयर टू द एडवाइज रेशियो बाय WHO, वो है 1 डॉक्टर पर 1,000 पीपल. ये होना चाहिए लेकिन है ये पिछले साल हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं ये डेटा गलत है, हमारे यहाँ इससे भी ज्यादा हैं डॉक्टर्स. लेकिन WHO का तो यही डेटा है कि भारत के अंदर 0.8 डॉक्टर्स हैं पर 1,000 पीपल. एडवाइज रेशियो इज 1 डॉक्टर पर 1,000 पीपल. उसके अलावा इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, देखिए डिजीजेस दो तरीके की होती हैं.
कम्युनिकेबल, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। और फिर होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के कारण ज़्यादातर जनरेट होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, डायबिटीज। तो हमारे देश के अंदर एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है हेल्थ सेक्टर में कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ऑन द राइज, एंड in fact 60% of the fatalities in India are accounted to or associated with these नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये सब भारत के हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। हेल्थ सेक्टर को रिवाइव करने के लिए भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर के आई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, साल 2017 में। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज विदाउट एनीवन हैविंग फेसिंग मच फाइनेंशियल हार्डशिप। तो सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 वाली है, उसका गोल है हेल्थ इक्विटी को प्रमोट करना। उसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में टारगेट रखा गया है कि साल 2025 तक सरकार भारत के जीडीपी का लगभग 2.5% खर्च करेगी हेल्थ सेक्टर के ऊपर, हेल्थ एक्सपेंडिचर में। और उसमें से 2/3 एलोकेशन जो होगा वो होगा प्राइमरी केयर पे, ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें। आयुष जो है, मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ऑल सच मेडिकल सिस्टम्स कलेक्टिवली आर नोन एज ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम, ऑल्टरनेटिव टू एलियोपैथी। तो आयुष को भी प्रमोट किया जाए, बिकॉज आयुष इज सेफ विथ लेसर साइड इफेक्ट्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं, अगर आप इनको याद कर पाए तो इट इज ऑलवेज गुड। टारगेट्स हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, जो मौजूदा टाइम में है 67.5, उसको बढ़ा करके 70 किया जाए बाय 2025। फर्टिलिटी रेट को घटा करके 2.1 किया जाए, जो मोर और लेस अचीव हो चुका है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 28 किया जाए बाय 2019 इटसेल्फ। 2 साल के अंदर ही टारगेट रखा गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को घटा करके 23 किया जाए बाय 2025। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा, आई टोल्ड यू। जितना डेटा आप एक्यूरेट याद कर पाए उतना बेहतर। सब रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जित कोशिश कीजिए। अब जरा देखते हैं चैलेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। देखिए, हमारी सरकार ने टारगेट रखा तो है 2.5% ऑफ द जीडीपी खर्च करने का ऑन हेल्थ, बट दिस नंबर इज स्टिल वेरी लो। एक तो ये हमारा टारगेट है जो 2025 तक हम खर्च करेंगे, बट आप दुनिया के बाकी देशों से अगर आप इसको कंपेयर करो, यूएस के अंदर 14% इज स्पेंड ऑन हेल्थ, जर्मनी 9.5, जापान 9.2, इवन कंट्रीज लाइक ब्राजील, चाइना, कोरिया, दे स्पेंड क्वाइट हाई ऑन हेल्थ सेक्टर, परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी के टर्म्स में बात की जाए तो। हमारे देश के अंदर प्रिवेंटिव केयर को लेकर के अवेयरनेस काफी कम है। तो बेसिकली जब बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में ही अगर हमें कोई बीमारी होती है, तो उसको लेकर के अगर हम ट्रीटमेंट वहाँ पे करें और बेहतर प्रिवेंशन पे फोकस करें, तो सेकेंडरी और टर्शियरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अभी भी पूरी तरीके से 100% अभी नहीं अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है। तो दैट मीन्स एन इंडिकेटर कि देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस फॉर प्रिवेंटिव केयर। देयर इज शॉर्टेज इन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, वो तो हमने देखा ही, 0.8 डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, दैट ऑल्सो वी सॉ। मेडिकल लाइन में रिसर्च भी अभी उस लेवल का नहीं हो रहा है जो जरूरत है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ सेक्टर इज ऑल्सो क्वाइट पुअर, विच वॉज एक्सपोज ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक। कई सारे हॉस्पिटल्स में आपने देखा कि कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई, तो कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो गया। कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के कारण मैंने आपको पहले ही बताया है कि इट लीड्स टू अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के कारण इंसान जो है इंश्योरेंस नहीं ले पाता, और इंश्योरेंस नहीं ले पाता तो जब भी परिवार में हेल्थ एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ती है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और इस कारण से वापस से गरीबी बढ़ती है। तो इट इज लीडिंग टू अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, एंड दैट पुट्स इंडिया ranked at 57 out of 195 countries in Global Health Security Index released by WHO। तो अब जरा देखते हैं कि इनिशिएटिव्स टेकन इन द हेल्थ केयर सेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? देखिए, पीएम अभिम स्कीम लाया गया है हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसके अंदर अंदर ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स वगैरह बनाए जाएंगे, आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम लाया जाएगा, रिसर्च को एक्सपैंड किया जाएगा इन द हेल्थ सेक्टर।
एंड इट विल रन इन एडिशन विथ नेशनल हेल्थ मिशन। तो पीएम अभीम लाया गया पैंडेमिक के बाद, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ साथ ये चलेगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर। पहले लाया गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, रूरल एरियाज के लिए, जिसके अंतर्गत आशा वर्कर्स वगैरह ये सब लाए गए रूरल एरियाज के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए एंड बेसिक विमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को टैकल करने के लिए। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को बाद में अर्बन एरियाज के लिए भी ला दिया गया और इसीलिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को अपग्रेड करके 2013 में नाम दे दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन। तो भारत सरकार की नेशनल हेल्थ मिशन जो है सबसे महत्वपूर्ण मिशन है हेल्थ सेक्टर को लेकर के। इसके अंतर्गत कुछ टारगेट्स हैं। इसका टारगेट है टू रिड्यूस MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टू 1 पर 1000 लाइव बर्थ, रिड्यूस IMR टू 25 पर 1000 लाइव बर्थ एंड रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1। मोर और लेस वही है जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के टारगेट्स हैं। तो ये सब नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये सब किया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम है। आयुष्मान भारत स्कीम में दो कंपोनेंट्स हैं। आयुष्मान भारत स्कीम का जो पहला कंपोनेंट है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए। 1.5 लाख छोटे छोटे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए अलग अलग जगहों पे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फीवर में, डायबिटीज में, डेंटल केयर में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसका दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें हमारे देश के लगभग 10 करोड़ पुअर फैमिलीज को 5 लाख पर फैमिली पर ईयर हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है, जिसके अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट होगा ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी प्राइवेट हॉस्पिटल विच इज इम्पैनल्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, विच इज अ सब कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। इसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन लाया गया है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन हेल्थ केयर एजुकेशन। अदरवाइज पहले स्टेट मेडिकल कमीशन वगैरह थे, तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी या लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी था। स्कीम फॉर केयर ऑफ इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए, जो इनफॉर्मल सेक्टर में विमेन काम करती हैं। और फॉर्मल सेक्टर के लिए तो आपको पता है कि देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो मुझे लगता है 26 वीक्स तक का पेड लीव मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करने वाली विमेन के लिए होता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें 5,000 रुपए दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को हु इज वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर। बट दिस इज ए कंडीशनल कैश ट्रांसफर। ये 5,000 रुपए तभी दिए जाते हैं जब वो वुमेन खुद इम्यूनाइजेशन, सारे जो रिक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन है वो ले, साथ ही साथ अपने न्यू बॉर्न बेबी को भी इम्यूनाइज करवाए, तभी जाकर के पैसा दिया जाता है। तो इस तरीके से कंडीशनल कैश ट्रांसफर करके अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा है। और इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रमोट हो रहा है। फॉर एग्जांपल जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, आपने प्रीलिम्स के दौरान भी पढ़ा होगा, कैसे 10,000 इंडियन जेनोम्स यानी कि भारत के लोगों के जेनेटिक सीक्वेंसिंग की गई है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिजीजेस दैट आर प्रेवलेंट इन इंडिया, जैसे कैंसर, डायबिटीज एंड ऑल। पीटी क्रैश कोर्स में हमने इसको कवर किया था, टॉपिक नंबर 684। अब कुछ असम स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स भी देख लेते हैं। असम के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर के। मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना, इसके अंतर्गत 100% हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा टू ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसके अंतर्गत लगभग 27 लाख एडिशनल फैमिली जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी, जिनको 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एकदम बिल्कुल, ये तो है ही आसाम के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो है ही 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, एडिशनल 5 लाख आसाम के अंदर रहने वाले और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी हैं उनको 5 लाख का एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान असम योजना। और बेसिकली पहले एक अटल अमृत अभियान चलता था जिसमें 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करता था। तो डुप्लीसिटी को अवॉइड करने के लिए कि दो दो स्कीम एक जैसे चले और कंफ्यूजन हो, इसको अवॉइड करने के लिए अटल अमृत अभियान को हटा दिया गया और उसके जगह पे मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना ही चलता है। सो दिस इज द मेजर स्कीम हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए, ताकि आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो। फिर लाया गया स्वास्थ्य सेवा उत्सव। तो जैसे गुणोत्सव होता है जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का स्टैंडर्ड जो है उसको असेस करने की कोशिश की जाती है बाय सम एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स, वैसे ही
स्वास्थ्य सेवा उत्सव लाया गया है ताकि जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनका हेल्थ सर्विस स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट किया जाए बाय एक्सटर्नल इवैल्यूएटर, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो स्वास्थ्य सेवा उत्सव इज अनदर इनिशिएटिव इन द direction of health sector in Assam. AIMS has been recently inaugurated in Guwahati. और जो असम बजट रखा गया 2024-25 का रिसेंटली, उसमें कुछ इनिशिएटिव्स लाए गए फॉर हेल्थ सेक्टर इन असम। फॉर एग्जांपल जीएमसीएच का रीडेवलपमेंट, उसके लिए 3,250 करोड़ बजट के दौरान अनाउंस किया गया। ओवरऑल ये जो जीएमसीएच का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट इज अंडर अमृत काल इन असम इनिशिएटिव। के अलावा 5,000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले गए, उसके लिए अनाउंसमेंट किया गया है बजटरी एलोकेशन ऑफ 1250 करोड़। तो ये जितना भी डेटा मैंने आपको दिया है, आप नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया, आंगनवाड़ी है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आशा वर्कर्स हैं, और आशा वर्कर जो हैं दे वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आंगनवाड़ी बहन जी, राइट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये मैं पहले करा चुका हूँ, उसको भी मैं यहाँ ऐड ही कर दूंगा ताकि वो भी स्कीम यहाँ आ ही जाए। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आशा कैसे काम करती हैं और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1976 वाला क्या है, उसको भी मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। मुद्दा ये है कि हेल्थ रिलेटेड इससे ज़्यादा डेटा और स्कीम्स की आपको ज़रूरत है नहीं। मेंस में हमेशा मोटे मोटे प्रश्न आते हैं, वो स्पेसिफिक कोई स्कीम नहीं पूछता है प्रीलिम्स की तरह। तो मेंस में ऐसे सवाल आएंगे, एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर इज स्टिल अ ड्रीम इन इंडिया, डिस्कस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन असम। मैंने एक क्वेश्चन बना करके दिया है। तो ऐसे मोटे मोटे प्रश्नों के लिए हेल्थ रिलेटेड जितना भी डेटा मैंने यहाँ बताया है, इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इज मोर देन इनफ। इसके बेसिस पे हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप टैकल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा है कि क्वेश्चंस में कई बार आप देखोगे कि क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन फॉर्मेट में ना होकर के एक स्टेटमेंट दिया रहता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है। एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर इज स्टिल अ ड्रीम इन इंडिया। अब आप सोचेंगे ये तो स्टेटमेंट है, इसको क्या जवाब देना, बट दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, सो नाउ यू हैव टू जस्टिफाई इट। तो इंट्रोडक्शन में आप अगर कुछ अप्रोप्रिएट डेटा लिख पाए तो दैट इज ऑलवेज कंसिडर टू बी गुड, अप्रोप्रिएट डेटा एज पर द एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे लैंसेट जो एक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल है उसका डेटा मैंने कोट किया है। प्लेस्ड इंडिया 145 आउट ऑफ 195 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। फैक्टर्स मेकिंग एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर अ ड्रीम। देखिए, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दिए हों, मोर और लेस आप वही स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें आंसर लिखते वक्त, एक्सप्लेन करते वक्त, तो एग्जामिनर का ईगो सेटिस्फाई होता है कि आप उस बात का जवाब दे रहे हैं जो आपसे पूछा गया है। बेसिकली इसके जगह पे ये भी लिखा जा सकता था, इशूज एसोसिएटेड विथ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। बातें वही थी कि हेल्थ केयर रिमेन्स अ ड्रीम इन इंडिया, क्वालिटी हेल्थ केयर रिमेन्स अ ड्रीम इन इंडिया। उसके जगह पे लिखा जा सकता था चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। बातें वही होती, बट वो क्वेश्चन के लैंग्वेज से थोड़ा अलग लैंग्वेज होता। तो दैट इज नॉट सजेस्टेड। क्वेश्चन का लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए, बातें वही लिखिए, फिर जो लिखना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स हैं एंड ऑल, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उस कारण से एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है, ब्रीदिंग रिलेटेड एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो बातें वही हैं, बट लैंग्वेज वही इस्तेमाल कीजिए जो सवाल में पूछा है, जिससे एग्जामिनर को लगता है कि अच्छा चलिए जो पूछा गया है वो जवाब दिया जा रहा है। तो इस तरीके से पहले पार्ट का जवाब हो गया। फिर आपको बताना है स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देखिए, अलग अलग स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग अप्रोच होगा आंसर राइटिंग का, और सब सही है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ, ये मेरा सजेशन है कि आंसर कभी भी एकदम मोनोटोनस ना दिखे, मोनोलिथिक ब्लॉक ना दिखे, अदरवाइज बोरिंग लगता है। तो आंसर में थोड़े से इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन करते रहिए। कभी आप ऐसा फ्लो चार्ट बना दीजिए, और जो जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का जब जवाब दें तो उसके कीवर्ड्स को लिख दें और बॉक्स में उसको डाल दें, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि अच्छा, नाउ यू आर डिस्कसिंग कि स्टेप्स जो लिए गए हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो डिस्कस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन असम। तो क्वालिटी रिमेन्स ए पाइप ड्रीम, बट उसके लिए अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो हम लोग लिख रहे हैं। तो आपने वो हेडिंग दिया, बॉक्स में डाला, और फिर जो की पॉइंट्स हैं
उनको लिखा और अंडरलाइन किया, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, फिर की पॉइंट्स है लिखा, एक्सप्लेन कर दिया। आप की पॉइंट्स के बाद नीचे एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा स्पेस या टाइम ना बर्बाद करें, क्योंकि आपको इसी पॉइंट को पढ़ के नंबर वो दे देगा। पीएम अभिन योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत स्कीम, नीचे ज्यादा वो पढ़ने वाला है नहीं। इसीलिए की वर्ड्स को लिखें, अंडरलाइन करें, जो मेन सवाल का डिमांड है उसको लिख करके बॉक्स में डालें, तो आंसर जो है आपका एकदम मोनोलिथिक बोरिंग नहीं लगेगा। और बार बार कोशिश कीजिए कि प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए, और कंक्लूजन में जिस तरीके की बातें पूछी गई हैं उसको जस्टिफाई करते हुए लिख दीजिए कि और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। इस तरीके से आप उस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम है देसी एक्सपेरिमेंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्पेस सेक्टर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्स को लेकर के जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे इवॉल्व हुई है विद टाइम। 1929 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, एडविन हुबल साहब। उन्होंने क्लेम किया कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, दुनिया और यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। इसको प्रूव करने के लिए ही गेव रेड शिफ्ट थ्योरी टू प्रूव दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। अब ये रेड शिफ्ट थ्योरी क्या है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, वो जरा समझते हैं। रेड शिफ्ट थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ फिजिक्स कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट पहले समझेंगे एंड देन वी विल कम टू रेड शिफ्ट थ्योरी। देखिए, डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वेव प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड वेव या लाइट वेव कुछ भी, और वो ऑब्जेक्ट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो जो भी वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो सामने वाले इंसान को अपीयर होगा ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विथ रेस्पेक्ट टू जिस वेवलेंथ का वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है। और वो जो वेवलेंथ का डिफरेंस होगा दैट विल डिपेंड कि वो इंसान उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कहाँ खड़ा है। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये मान लीजिए कि एक एम्बुलेंस है, वो साउंड वेव क्रिएट कर रहा है। तो साउंड वेव जो ये क्रिएट कर रहा है लगातार, उसकी तो अपनी एक वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी जिस रेट से वो वेव फ्लक्चुएट करता है वो हो गई फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ दो वेव के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो एम्बुलेंस एक वेव जनरेट कर रहा है जिसकी अपनी एक वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है। बट एक इंसान मान लीजिए यहां खड़ा है जिसके डायरेक्शन में एम्बुलेंस आ रहा है। इस इंसान को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की तुलना में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, प्रतीत होगी, वो ज्यादा हाइयर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। वेव वही है, बट इस इंसान को जिसके डायरेक्शन में ये एम्बुलेंस आ रहा है उसको ये फ्रीक्वेंसी हाइयर ऑब्जर्व होगी, और जिससे ये दूर जा रहा है एम्बुलेंस, फॉर एग्जांपल ये इंसान, उस इंसान के लिए इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसको थोड़ा धीरे सुनाई देगा और इसको जल्दी सुनाई देगा। डिस्टेंस की बात नहीं है, डिस्टेंस भले सेम हो, लेकिन डायरेक्शन की बात है। अगर ये इसके डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील होगी, इसको फ्रीक्वेंसी कम फील होगी। फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी इसके लिए कम हो जाएगी, आने वाले इंसान के लिए जिसके डायरेक्शन में ये एम्बुलेंस मूव हो रहा है उसको हाइयर फ्रीक्वेंसी फील होगा, और वेवलेंथ लो हो जाएगा उस वेव का, एपियर्ड या परसीव्ड वेवलेंथ। और जिस इंसान से दूर जा रहा है ये एम्बुलेंस, उसके लिए जो ऑब्जर्व्ड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और वेवलेंथ बढ़ जाएगा। वेवलेंथ इन दो क्रेस्ट के बीच का अंतर, देखिए वेवलेंथ बढ़ गया और फ्रीक्वेंसी घट गई, और इसके लिए वेवलेंथ घट गया और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। दैट इज द फिनोमेना इन फिजिक्स नोन विद द नेम डॉपलर इफेक्ट। वेव वही है, बट सुनने वाले को अलग अलग महसूस होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो मूविंग सोर्स है उस वेव को प्रोड्यूस करने वाला, वो आपके डायरेक्शन में आ रहा है या आपके डायरेक्शन से दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। यही फिनोमेना लाइट के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट साउंड वेव बट ऑल्सो फॉर लाइट वेव। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए, आप यहां देखो,
ये एक लाइट इमिटिंग सोर्स है। ये लाइट इमिटिंग सोर्स अगर मूव कर रहा है तो इस कैमरे में ये लाइट ब्लू कलर का दिखेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ थोड़ी सी कम है। और यही लाइट इस दूसरे कैमरे में, जिसके डायरेक्शन से ये दूर जा रहा है, उस कैमरे में ये रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो सेम सोर्स प्रोड्यूसिंग सेम लाइट विल अपीयर ब्लू फॉर दिस कैमरा बिकॉज इसके डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, विल अपीयर रेड फॉर दिस कैमरा क्योंकि इस डायरेक्शन से दूर जा रहा है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, इसीलिए यहाँ पे रेड कलर का दिखता है। अब जरा सोचिए यूनिवर्स में क्या होता है। ये हुबल साहब ने क्या किया। हुबल साहब ने लाइट जो अलग अलग गैलेक्सी से हमारे अर्थ पे आ रहे हैं, उन लाइट को स्टडी किया और उस स्टडी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये लाइट जो हैं वो धीरे धीरे रेड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। एंड ऑन दैट बेसिस ही प्रूव्ड कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ये जो एक पर्टिकुलर गैलेक्सी, मान लीजिए कि गैलेक्सी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं लगातार, और उस गैलेक्सी से आने वाला लाइट जो है वो धीरे धीरे उसकी वेवलेंथ बदल रही है। इट इज नाउ मूविंग और शिफ्टिंग इन रेड डायरेक्शन। इसी को कहा गया रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट प्रूव करता है कि वो गैलेक्सी हमारे अर्थ की तुलना में दूर जा रहा है। तभी तो जो लाइट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी घटती हुई लग रही है और वेवलेंथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसको हमने नाम दिया रेड शिफ्ट। तो मान लीजिए कि ये गैलेक्सी है और ये हमारा अर्थ है। अगर ये बिल्कुल रुका हुआ रहता, दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता, तो फिर अगर मान लीजिए ब्लू कलर की लाइट है तो हमेशा ब्लू ही दिखती। लेकिन अगर ये दूर जा रहा है तो धीरे धीरे वो लाइट जो है रेड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, दैट इज रेड शिफ्ट। और ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि ऑल द गैलेक्सी जो भी लाइट वो दे रहे हैं, धीरे धीरे उनका लाइट जो है रेड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसी का इस्तेमाल करके साबित कर दिया गया कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। इसी विथ टाइम जैसे लाइट जो आ रहा है इस गैलेक्सी से वो येलो कलर का है, धीरे धीरे वो रेड कलर का होने लगा, दैट इटसेल्फ इज प्रूविंग कि द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और इसके बेसिस पे फिर ये भी साबित हो गया कि कभी ना कभी यूनिवर्स एक कंसेंट्रेटेड पॉइंट होगा। इफ यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग विथ टाइम, तो अगर हम टाइम में पीछे जाते जाएं तो कभी ना कभी यूनिवर्स एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेटेड पॉइंट पे होगा और वहां पे एक्सप्लोजन हुआ होगा और उस एक्सप्लोजन को नाम दिया गया बिग बैंग। और बिग बैंग के कारण फिर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो ये रेड शिफ्ट थ्योरी का सोचिए, एडविन हुबल साहब ने रेड शिफ्ट थ्योरी की मदद से साबित कर दिया कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग जब साबित हो गया रेड शिफ्ट थ्योरी से, तो फिर यह भी साबित हो गया कि कभी ना कभी एक एक्सप्लोजन हुआ होगा, कभी ना कभी पूरा यूनिवर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा और वहां से एक्सप्लोजन होने के बाद फिर यूनिवर्स धीरे धीरे बना और एक्सपैंड हो रहा है। तो ये सच बातें स्टैब्लिश हुई 1929 से लेकर के 1998 तक। 1998 में इस डायरेक्शन में कुछ नया ऑब्जर्वेशन आया। तीन साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स। इन तीनों का नाम ये है। इन तीनों ने ऑब्जर्वेशन करके ये भी साबित कर दिया, अलग अलग गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करके ये भी साबित कर दिया कि यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा है, इट इज एक्सपैंडिंग एट एन इंक्रीज रेट। मतलब एक्सपेंशन का रेट कांस्टेंट नहीं है, एक्सपेंशन का जो रेट है वो भी एक्सेलरेट हो रहा है। तो साइंटिस्ट्स प्रूव्ड कि द एक्सपेंशन वाज हैपनिंग एट एन एक्सेलरेटेड रेट। एक्सपेंशन, एक तो गाड़ी जैसे मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार चल रही है, तो ये तो हो गया मूव कर रहा है, स्पीड है। लेकिन एक्सेलरेटर का क्या मतलब है कि अभी 80 है, अगले मिनट फिर 81 किलोमीटर पर आवर, फिर 82 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड भी बढ़ना, उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। 1998 में इन्होंने रेड शिफ्ट थ्योरी का ही इस्तेमाल करके, उसी अप्रोच का इस्तेमाल करके इन तीन लोगों ने साबित कर दिया कि यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा है बट एक एक्सेलरेटेड रेट से एक्सपैंड हो रहा है। उन्होंने स्टडी किया और जिस तरीके से लाइट जो है शिफ्ट हो रहा है, उस शिफ्टिंग के रेट के बेसिस पे उन्होंने साबित कर दिया कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एट अ एक्सेलरेटेड रेट। इसके लिए बाद में 1998 में ये डिस्कवरी हुई, 2011 में इन तीनों लोगों को इसके लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला। बट अब एक बड़ा प्रश्न सामने आ गया
कि सर अगर ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है डिस्पाइट ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात तो न्यूटन ने काफी पहले ही बता दी थी। तो डिस्पाइट ग्रेविटेशनल फोर्सेस दैट वी अंडरस्टूड इन 19th सेंचुरी इटसेल्फ, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बावजूद भी अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई फोर्स है यूनिवर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करते हुए यूनिवर्स के सारे गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर जाने के लिए फोर्स कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट। क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और वो भी एक्सेलरेटेड रेट से, ये साबित हो गया। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूनिवर्स को एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ग्रेविटी तो एक दूसरे के टुवर्ड्स पुल करती है, बट फिर भी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि जरूर कोई एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स को एक्सपैंड होने में मदद कर रहा है। बट उस एनर्जी के बारे में ज्यादा साइंटिस्ट को पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस एनर्जी का नाम दे दिया डार्क एनर्जी। दे डोंट नो मच अबाउट इट, सो दे गेव इट अ नेम नोन एज डार्क एनर्जी। और साइंटिस्ट के हिसाब से दुनिया में जितना भी मैटर है, जो आसपास में आप अर्थ देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, सब मैटर है। एवरी मैटर टुगेदर इज एट मैक्स 5% ऑफ द यूनिवर्स। और साइंटिस्ट के हिसाब से बाकी का 95% में 27% इज डार्क मैटर एंड 68% इज द डार्क एनर्जी दैट इज लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। बट इन 95% के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के बारे में तो बस गेस किया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और लॉजिक से उसको श्रिंक होना चाहिए था बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट इट इज एक्सपैंडिंग, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम एनर्जी, जिसको नाम दिया गया डार्क एनर्जी। और ये एक एस्टिमेशन है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि 5% ही मैटर है, 27% डार्क मैटर है, 68% डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के बारे में वी डोंट हैव मच नॉलेज। लेकिन हाल फिलहाल में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसका नाम है देसी एक्सपेरिमेंट। फुल फॉर्म देखेंगे, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट, देसी। इससे कुछ डेटा सामने आए हैं जिसकी मदद से उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में अब हम लोग डार्क एनर्जी को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। समझते हैं देसी एक्सपेरिमेंट है क्या। देखिए, एक इस तरीके का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप है, ऐसा दिखता है। यूएस के एरिजोना स्टेट में, वहां के केटी नाम के माउंट हिल पे इस तरीके का एक टेलीस्कोप माउंट किया गया है। ये जो टेलीस्कोप है इसका नाम है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, देसी। इसके अंतर्गत लगभग 5000 रोबोटिक आईज लगाए गए हैं। रोबोटिक आईज मतलब टेलीस्कोप, बेसिकली रोबोटिक टेलीस्कोप। और ये रोबोटिक आईज जो हैं किसी भी वक्त 5000 अलग अलग गैलेक्सी से आने वाले लाइट को कैप्चर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिस देसी इक्विपमेंट, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट, इस देसी इक्विपमेंट को किट पीक नाम के जगह पे इंस्टॉल किया गया, विच इज इन एरिजोना स्टेट ऑफ द यूएस। ये 3 साल से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। 5000 रोबोटिक आईज हैं, 5000 अलग अलग गैलेक्सीज को एक बार में स्टडी कर रहे हैं, डेटा को वो फिर रजिस्टर कर रहे हैं, डेटा कैप्चर कर रहे हैं। और 3 साल लगातार डेटा कैप्चर करने के बाद अब ये जो देसी और एक्सपेरिमेंटर्स हैं, लगभग 900 एक्सपेरिमेंटर्स और 5000 रोबोटिक आईज, 6 मिलियन गैलेक्सीज को स्टडी किया जा चुका है, 60 लाख गैलेक्सीज को स्टडी किया जा चुका है। उसके डेटा के बेसिस पे ये देसी एक्सपेरिमेंट ने यूनिवर्स का अभी तक का मोस्ट डायनेमिक, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव 3 डायमेंशनल इवोल्यूशनरी मैप पब्लिश किया है। तो देसी इक्विपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ these 5000 robotic eyes and 900 astronomers studying data, capturing data in last 3 years have created most dynamic, comprehensive 3 dimensional evolutionary map of universe till date। ये इस तरीके का मैप उन्होंने प्रेजेंट किया है। और इस मैप की मदद से, ये 3 डायमेंशनल मैप की मदद से अब किसी भी दो गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस काफी प्रिसाइज तरीके से जाना जा सकता है, एकदम प्रिसाइज तरीके से। और वो डिस्टेंस कैसे बदल रहा है उसको भी काफी प्रिसाइज तरीके से समझा जा सकता है। तो बेसिकली नाउ मूवमेंट ऑफ द गैलेक्सीज और उनके रेट्स को
मूवमेंट रेट को या सरल भाषा में कहें तो स्पीड को अच्छे से समझा जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव 3D मैप ऑफ यूनिवर्स क्रिएटेड बाय दिस देसी एक्सपेरिमेंट। और इसके मदद से अब ये देसी एक्सपेरिमेंट के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका मानना है कि डार्क एनर्जी के बारे में भविष्य में अब जानकारी मिल सकती है। तो द पॉइंट इज, टिल नाउ डार्क एनर्जी रिमेन्स एल्यूसिव, अननोन, बट देसी एक्सपेरिमेंट ने जो ये 3D मैप बनाया यूनिवर्स का, जिससे अलग अलग गैलेक्सीज के एक्सपेंशन या मूवमेंट रेट को ज्यादा प्रिसाइज तरीके से कैप्चर किया जा सकता है, उसके बेसिस पे नाउ द एस्ट्रोनॉमर्स आर क्वाइट होपफुल कि इन फ्यूचर वी कैन नो मोर अबाउट डार्क एनर्जी। तो इससे इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न पूछे हैं। ये दोनों प्रश्न मैंने आपके सामने दिए हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऐसा सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या है ये देसी एक्सपेरिमेंट, इसके अभी के फाइंडिंग्स बताइए, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स बताइए। सीधे सीधे हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पोर्टल पे आप इसका आंसर सबमिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, डाइट्स एंड टाइप 2 डिजीज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली हेल्थ सेगमेंट। देखिए, डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है। व्हेन शुगर कंटेंट इज क्वाइट हाई, तो वैसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे डायबिटीज। क्यों शुगर ज्यादा हो जाता है? क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट फूड जब खाते हैं तो उन कार्बोहाइड्रेट फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है हमारे स्टमक में। अलग अलग एसिड्स होते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट फूड को ब्रेक डाउन करता है। उस कार्बोहाइड्रेट फूड से निकलता है शुगर। वो शुगर हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। कैसे एनर्जी देता है? तो वो शुगर जो कार्बोहाइड्रेट फूड में होता है, जो स्टमक में जाके ब्रेक डाउन होता है, फिर वो स्टमक से कनेक्टेड कई सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां वो उन ब्लड वेसल्स में इंटर हो जाता है। स्टमक से चूंकि वो कनेक्टेड है, तो वो शुगर ब्रेक डाउन होने के बाद ब्लड वेसल्स में इंटर हो जाता है। तो ये ब्लू कलर से हमने दिखाया है, शुगर आ गया हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। और पैंक्रियाज जो स्टमक के नीचे साइड में होता है, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो पैंक्रियाज से आता है, ये शुगर को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करता है हमारे बॉडी सेल्स के लिए। तो ये इंसुलिन भी हमारे ब्लड के अंदर होता है और शुगर भी होता है। और इंसुलिन का काम होता है, जो पैंक्रियाज से आ रहा है, कि शुगर को ब्रेक करे, एनर्जी रिलीज कराए, जो हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि हमारा पैंक्रियाज इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन ना प्रोड्यूस कर पा रहा हो, या फिर अगर इंसुलिन प्रोड्यूस भी कर पा रहा है तो वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है कि वो शुगर को एब्जॉर्ब कर पाए, ब्रेक डाउन कर पाए। इन बोथ सिचुएशंस वी विल फेस अ हेल्थ कंडीशन जिसको कहा जाता है डायबिटीज, क्योंकि उस केस में जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हमारे शरीर के अंदर शुगर की मात्रा काफी बढ़ जाएगी। अमाउंट ऑफ द शुगर विल गो क्वाइट हाई, विच इज नोन बाय द फिनोमिना हाइपरग्लाइसीमिया। ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है डायबिटीज। हाइपरग्लाइसीमिया उसका टेक्निकल नाम हो गया, जब ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट काफी ज्यादा हो जाए। डायबिटीज मेनली 2 तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन बिहाइंड इट। टाइप 1 इज बेसिकली जेनेटिक इन नेचर, जिसमें इंसान का पैंक्रियाज ही ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर पाए। तो दिस इज जेनेटिक, इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इट इज देयर इन अ पर्सन बाय बर्थ। बट ये काफी रेयर होता है। टाइप 1 डायबिटीज कम होता है। ज्यादातर देखा जाता है टाइप 2 डायबिटीज, जहां पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैंक्रियाज कमजोर पड़ जाते हैं, कम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल एंड ईटिंग जंक फूड। दिस इज प्रिवेंटेबल। आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो फिर आपका पैंक्रियाज धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, फिर कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और फिर आपके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा और शुगर को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है आपका इंसुलिन। इस कारण से आपके बॉडी में वीकनेस भी होगा, आपको थकावट भी महसूस होगी। तो टाइप 2 डायबिटीज इज मोर कॉमन। अभी हाल फिलहाल में लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है, इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल, आज ही मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया, उसने एक स्टडी करके बताया है कि जो फूड्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जिनके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे जंक फूड हो गया और पोटैटो, व्हाइट ब्रेड, स्वीटेंड ड्रिंक्स, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं, इनको ज्यादा कंज्यूम करने से टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं जैसे कि लेंटिल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इनको कंज्यूम करने से टाइप 2 डायबिटीज को अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड हैं उनका ब्रेकडाउन स्लोली होता है, उनके अंदर से शुगर धीरे धीरे निकलता है, तो उनको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन शुगर चूंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले में धीरे धीरे निकलता है, इस कारण से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को खाने से डायबिटीज के चांसेस कम है, लेकिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को खाने से डायबिटीज, खासकर टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सुगर अवेलेबल इन द फूड। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रैंक्स फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट which ultimately leads to release of blood sugar या ग्लूकोज in the body after eating। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हाई शुगर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब लो शुगर। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने से आपको टाइप 2 डिजीज होने के, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। द हिंदू में एक अच्छा आर्टिकल आया था, साइंस बिहाइंड मॉस्क्यूटो बैट। इस तरह के सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं एपीएससी या यूपीएससी वाले प्रीलिम्स में। मॉस्क्यूटो बैट कैसे काम करता है देखते हैं। देखिए, मॉस्क्यूटो बैट में मेटल मेस लगे रहते हैं, नेट लगा रहता है इस तरीके का, 3 लेयर के। जो बीच वाला लेयर होता है जिसमें काफी, मतलब वो थोड़ा सा पतला होता है बीच वाला लेयर, और जो साइड के जो 2 लेयर होते हैं वो थोड़े मोटे मेटल मेस के होते हैं। टोटल 3 मेटल मेस लगा रहता है। बीच वाला जो मेटल मेस होता है उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और साइड वाले जो 2 मेटल मेस होते हैं उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन चूंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी इनके बीच में फ्लो नहीं होता है। बट जैसे ही कोई मॉस्क्यूटो इसके बीच में आता है तो वो सर्किट कंप्लीट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है और मॉस्क्यूटो मर जाता है। सो यही है फिनोमिना, साइंस बिहाइंड मॉस्क्यूटो बैट, कि मॉस्क्यूटो के बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन ऑफ द मॉस्क्यूटो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बैट, मॉस्क्यूटो बैट। अब आप कहेंगे सर हमें तो झटके नहीं लगते बिजली के मॉस्क्यूटो बैट को टच करने से। तो बेसिकली वो वोल्टेज काफी कम रहता है, इंसानों के लिए तो बहुत ही फीबल वोल्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी हमें फील भी नहीं होगा, लेकिन मॉस्क्यूटोज के लिए दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इनफ टू किल देम। कल हमने देखा था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में, भले आपको ना भी पता हो तब भी आपको पता है कि आसियान में तो भारत है नहीं और ईस्ट एशिया समिट में है भारत। दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ टू से कि करेक्ट आंसर वुड बी बी, सितवे पोर्ट इज इन म्यांमार। ये जो लोंगलेताई है ये मिजोरम में है, मोंगोला इज इन बांग्लादेश। तो तीनों ही गलत है, करेक्ट आंसर वुड बी नन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।